हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम सीटेट का जो पेपर जो था ना, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका जो प्रीवियस ईयर्स का है, जो 6/9/2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, जो कि मैं यहाँ से आपको इसके पहले मैं 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी PYQ होंगे इस सभी जो हम करवा रहे हैं PYQ है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है। ठीक, और ये स्टेट के लिए है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया 51 की प्रकाशित बेंटलैंड कमीशन रिपोर्टन क्या है? रिपोर्टन सतत विकास के बारे में विचार साझा किया जाए और इसके कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे प्राप्त किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात किया कि प्रकाश जो किया गया था, और ये प्रकाश किया गया था 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में जब ब्रिटेन का रिपोर्ट से विकास हुआ था। तो इसमें इंग्लैंड रिपोर्ट जो होता है ये इसमें सतत विकास होता है, इसमें प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य फसल है? इनमें कौन है जो वाणिज्य फसल है? तो अगर वाणिज्य फसल की बात करें, सरसों भी वाणिज्य फसल होता है, तंबाकू हो गया, जूट, इस सभी से क्या होता है, ज़्यादा और पैसा जो होता है सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो कह सकते हैं कि इसमें जो व्यापारिक जो खनिजें हैं, फसल है, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के लिए निम्नलिखित में सबसे कम लाभ हुआ था? तो सबसे कम अगर लाभ की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था कृषि क्षेत्र में सबसे कम। उद्योग हो गया, सेवा हो गया, मध्य क्षेत्र हो गया, इस समय हुआ था, लेकिन कृषि क्षेत्र में है ना, ये सबसे कम लाभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में, मतलब भारत जो है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी में जो उपलब्ध मामला जो है, इसमें दुनिया में क्या है, कितने स्थान पे है? तो अगर इस दुनिया की अगर बात करेंगे तो ये 133वें स्थान पे है। कैसे स्थान पे? 133वें रैंक पे है। जबकि भारत जो 164 देशों में, अब भारत में जो 164 देशों में तब जाकर कितना है, 133वां वाले स्थान पे। 133 से नीचे भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हम लोग से बहुत नीचे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में पानी के प्रतिशत व्यक्ति केवल 1554 घन मीटर है, और औसत जो है 3000 घन मीटर से भी बहुत कम है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण एक तकनीक है। मतलब छत से जो वर्षा का जो पानी होता है उसका संचयन करना, उसको एकत्रित करना, ये कैसे कर सकते हैं? इससे क्या तकनीक हो सकता है? तो ये तकनीक है भूजल का। क्या है? भूजल, यानी कि भूमि में ये जल को विचलित हो जाता है, इसलिए भूजल इसको कर सकते हैं। ठीक, जिसे कि जिसको वाटरमैन जो कि ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने कहा था। राजेंद्र सिंह को 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी दिया गया था। जैसे कि आप भूजल हो गया, नदी बना लीजिए, पोखरा बना लीजिए, इस पोखरा में छत का पानी को इसमें एकत्रित कर दीजिए, इसमें एकत्रित कर दिए, और समय आने पर उस फसल से इस पानी को उगा दीजिए, तो इससे फायदा होता था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल संसाधन के स्रोत नहीं? इसमें कौन है जो स्वच्छ जल संसाधन के स्रोत नहीं है? तो देखिए भूजल, यानी पृथ्वी के नीचे, यानी भूमि के नीचे से जो जल आता है वो तो स्वच्छ होता है, ये तो होगा ही। बर्फ की चादर, ये भी स्वच्छ होता है। नदी का पानी भी होता है, लेकिन महासागर का जो पानी होता है ये संसाधन के स्रोत नहीं है। ठीक है, ये नदी का पानी खरा होता है, नमकीन होता है, तो इसका स्रोत नहीं माना जाएगा। तो नहीं माना जाएगा कि महासागर जो होते हैं, बड़े बड़े महासागर, उसमें बड़े बड़े जीव जंतु ये सब पाए जाते हैं, इसलिए उस महासागर में उसे स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर और पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरती है? हाजिरा हो गया, विजयपुरा हो गया, जगदीशपुर हो गया, ये सब जो पाइपलाइन है कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है? तो ये नहीं गुजरता है महाराष्ट्र से, नहीं तो बाकी जो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश से गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर ये नहीं गुजरता है। समझा गया? देखिए इस गैस की अगर लंबाई की अगर बात कीजिएगा, लंबाई, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई जो हो जाएगा 1750 किलोमीटर। कितना है? 1750, यानी 1750 किलोमीटर की लंबाई, जो कि सभी जो देशों से होकर गुजरता है। जैसे कि अगर देशों की बात करें तो बिहार, इसमें बिहार नहीं दिया है, लेकिन एक बरौनी जो है भारत की प्रथम पाइपलाइन थी जो कि वहाँ से गुजरता है। पाइपलाइन की लंबाई समझे 1100 से भी ज़्यादा हो सकता था, जिसमें LPG पाइपलाइन जो है उसका जो है 1410 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
अगला बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ये है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता था बालाघाट खान में? तो इसका जो किया जाता था मैग्नीज का, किसका था? मैगजीन का किया जाता था। और जो बताइए भारत का सबसे महंगा, यानी कि भारत में सबसे बड़ा मैगजीन का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है मालखंड खान से होता है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में जो खेतरी नाम का एक जगह है जहाँ पे तांबे की खान सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, जिसको जगह खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि जो हीरा के लिए जो उत्पादन होता है ना, हीरा का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन जो होता है ये होता है मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कौन सी जिला में होता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला झगड़ा गांव में हीरे के लिए फेमस होता है। फेमस है। अगला है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब कौन सा राज्य है जिसमें वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है? तो वन का अगर विस्तार की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। अब कहिएगा कि कितना है विस्तार? तो वनों का विस्तार जो है ना 77,482 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। समझ लीजिए, वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिएगा तो अरुणाचल प्रदेश है 66,688। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में वनों की संख्या, मतलब वनों का क्षेत्र है 6,688 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये धीरे धीरे फैलते ही जाता है। अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, ये भी नहीं हुआ है। हाँ, ये करा दिए हुए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वन विस्तार को नज़रिए से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? वन का जो विस्तार है नज़रिए से अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत के अगर स्थान की बात करेंगे तो भारत का जो स्थान जो है ये 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? ये 10वां स्थान है। तो रूस जो होता है पहला स्थान पे कौन आता है? पहला स्थान पे आता है रूस। ठीक है, रूस आता है। देखिए इसका हम शॉर्ट लिख देते हैं, रूस। उसके बाद कनाडा आता है 2 नंबर में। उसके बाद ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील होता है, ए से अमेरिका होता है। उसके बाद CH से चीन हो जाएगा, और AU से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद LO से लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं A से अर्जेंटीना हो जाएगा, EN से इंडोनेशिया हो जाएगा, और I से इंडिया हो जाएगा, भारत। तो भारत जो है ये 10वां स्थान पे है। आप यहाँ से गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे जो है आपका इंडिया 10वां स्थान पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्थान पे कौन आता है? रूस आता है। दूसरा स्थान पे कनाडा, तीसरा पे ब्राज़ील, चौथा पे अमेरिका। तो ये सब वन विस्तार के क्षेत्र में सबसे पहले रूस है। तो जहाँ पे वन ज़्यादा होगा वहाँ पे मौसम समय समय पे आता रहेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला जलवायु संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो लगाया गया था ये दार्जिलिंग में लगाया था। दार्जिलिंग में। कहाँ पे लगाया था? दार्जिलिंग में लगाया था। इसका उत्पादन की क्षमता की अगर बात करें, और अच्छा बताइए कब लगाया गया था? तो ये लगाया था 1897 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1897 में लगाया गया था। और इसकी क्षमता की अगर बात करेंगे तो इनकी क्षमता कितना था? तो इनकी जो क्षमता था 130 MB मेगावाट था। MW का मतलब होता है मेगावाट था। क्या था? मेगावाट था। और भारत का दूसरा जल विद्युत जो था 1909 में बनाया गया था। ये तो पूछा है पहला, लेकिन दूसरा जो था 1902 में कावेरी नदी के पास और शिव समुद्र में लगाया गया था। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? भारत में कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकलता है? तो कोयला जो होता है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे निकलता है? छत्तीसगढ़ में। तो कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ को माना जाता है सबसे पहले। लेकिन विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन देश चीन माना जाता है। ये तो भारत का हो गया। अगर विश्व में पूछ ले तो विश्व में क्या हो जाएगा? कोयले का उत्पादन चीन हो जाएगा। चीन करता है सबसे ज़्यादा, चीन। और भारत में कहे तो भारत में हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। याद रहेगा। और ये भी पूछा जाएगा कि भारत में कुल कोयला का भंडार कितना भाग गोंडवाना क्रम से प्राप्त होता है? तो ये 98% होता है। क्या होता है? 98%, यानी कि 98%। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करता है? देश जो है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित करता है? तो ये करता है 7 देश को। क्या करता है? 7 विशेष देश को आर्थिक क्षेत्र में विकसित करता है। जैसे कि अगर बात करते हैं भारत सरकार जो है, भारत सरकार
भारत सरकार 2000 में विदेशी व्यापारियों की नीति सेज से शुरुआत करती है और धीरे धीरे 2015 में ये 2016 से सेज ये बढ़ता चला जाता है और इनकी नीति आगे तरह काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का जो उपयोग होता है ये कौन सा उद्योग में किया जाता है, कौन से कंपनी में। तो बॉक्साइट की अगर बात करें तो ये एल्युमिनियम में किया जाता है। किस में किया जाता है? एल्युमिनियम में। अब एल्युमिनियम का मुख्य ऑक्साइड भी क्या होता है? बॉक्साइड होता है। तो बॉक्साइड का उपयोग जो एल्युमिनियम के मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है? मुख्य स्रोत होता है। और भारत में एल्युमिनियम कंपनी है। क्या है? भारत में भी एल्युमिनियम कंपनी है। क्या कौन कौन सा कंपनी है? तो देख लीजिए, भारत में एल्युमिनियम कंपनी है। कौन कौन सा कंपनी है? तो यहाँ पे है बाल्को। क्या है? बाल्को, नाल्डली, हिंकोला, इंडोला, अल्को, ये सभी भारत के एल्युमिनियम कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को जो है ना डाक क्षेत्रों में बांटा गया, लेकिन कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया? तो कुल अगर डाक क्षेत्र की बात करेंगे तो 9 क्षेत्र में बांटा गया है। कितने क्षेत्र में? 9 क्षेत्र में। सबसे पहले अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्षेत्र जो होता है 8 आदेशिक क्षेत्र होता है, जिसमें एक भारतीय सेना के लिए कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, भारतीय सेना के लिए। और यहाँ पे भारतीय डाक क्या है कि भारतीय डाक जो प्रणाली लाया गया था, ये पिन कोड प्रणाली कब लगाया था? तो 1972 को लगाया था। कब लगाया था? 1972 को लाया गया था। और भारत में पार्सल सेवा क्या है कि भारत में पार्सल सेवा, याद सब नोट कर लीजिएगा, भारत में पार्सल सेवा क्या है? भारत में पार्सल सेवा ये कब शुरू किया गया था? तो भारत में जो पार्सल जो सेवा शुरू किया गया था ये 1877 में किया गया था। कब किया गया था? 1877 में शुरू किया गया था। और पोस्ट कार्ड था। क्या था? पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड भी शुरू किया गया था। तो ये पोस्ट कार्ड कब शुरू किया गया था? तो पोस्ट कार्ड जो सेवा शुरू किया गया था 1889 को। कब शुरू किया गया था? 1889 को शुरू किया गया था। उसके बाद भारत में प्रथम एयर मेल डाक शुरू किया गया था। क्या? एयर मेल डाक। एयर मेल डाक शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? तो ये सेवा जो शुरू किया गया था 1986 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1986 में 86 में शुरू किया गया था। उसके बाद बात करते हैं 10 अक्टूबर की बात करते हैं। 10 अक्टूबर की अगर बात करें तो 10 अक्टूबर का राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। क्या है? डाक दिवस। डाक दिवस, इसको भी याद कर लीजिएगा, डाक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। कब मनाया जाता है? डाक दिवस मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये हो गया और यहाँ से 4 क्वेश्चन अलग करा दिए, तो 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके पास एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कनाडा पतन किस राज्य में है? कांडला पतन जो है ये किस राज्य में है? तो कांडला की अगर बात करेंगे तो ये है आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में है। अब देखिए यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट हम बता देंगे, जैसे कि कोची बंदरगाह आपसे पूछ ले जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट करते जाइएगा। क्या है कि कोची बंदरगाह, तो कोची बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये है केरल में। कहाँ पे है? कोची बंदरगाह केरल में है। उसके बाद पूछेगा एन्नौर क्या है? एन्नौर पोर्ट। एन्नौर पोर्ट कहाँ पे है? तो ये एन्नौर जो पोर्ट है तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे मैंगलोर पोर्ट। क्या है? यहाँ पे लोर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, क्यों मैसेज आते हो यार, बार बार डिस्टर्ब मत करो मुझे। मैंगलोर क्या है? मैंगलोर पोर्ट पूछा जाएगा कि मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है? तो मैंगलोर पोर्ट जो हो जाएगा कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक। उसके बाद पूछा जाएगा प्रादीप्य पोर्ट कहाँ पे है? तो ये है ओडिशा। कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला पूछेगा तूतीकोरिन, ये तो आता है। तूतीकोरिन बंदरगाह, तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है कहाँ पाया जाता है? ये तमिलनाडु में। याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तमिलनाडु, यहाँ पे न छूट गया, तमिलनाडु। याद कर लीजिएगा, त से तूतीकोरिन या त से तमिलनाडु। उसके बाद आता है मागोवाओ पोर्ट। क्या है? ये मागोवाओ पोर्ट क्या यहाँ पे है? तो यहाँ पे आता है मार्मगाओ पोर्ट। क्या है? मार्मगाओ पोर्ट होता है। तो मार्मगाओ जो पोर्ट है ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, गाँव मतलब गोवा। अगला इसमें और है इम्पोर्टेंट कि आपसे पूछेगा, 1 मिनट, ये रहा, आपसे और क्वेश्चन पूछेगा कि जवाहर क्या है?
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? ठीक है, ये पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पूछ दे तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और एक और लास्ट और आखिरी इसमें से पूछेगा कि विशाखापट्टनम क्या है? एक मिनट, विशाखा, अच्छा यहाँ से लिख देते हैं, विशाखापट्टनम क्या है? विशाखापट्टनम पोर्ट पूछ ले तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसको थोड़ा सा राइटिंग पर नहीं जाइएगा क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा राइटिंग हो रहा है, लेकिन आपको जो भी बोल रहे हैं इसको नोट करते रहिएगा। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने कि पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए थे? पर्वतीय जो मार्ग था, पर्वत क्षेत्र था, उसमें रेल मार्ग बनाया गया था, लेकिन रेल मार्ग जो था ये किस तरह का मार्ग था? तो रेल मार्ग की अगर बात करें तो ये सेकेंडरी लाइन था। क्या था? सेकेंडरी लाइन पर बनाया गया था। क्या था? सेकेंडरी लाइन में बनाया गया था। तो रेल लाइन के भी तीन लाइन गेज बनाए गए थे। रेल लाइन के ना 3 गेज थे। कौन से 3 गेज थे? तो इसमें 3 लाइन गेज बनाए गए थे। 3 लाइन गेज। अगर 3 लाइन गेज की बात करेंगे तो इसमें पहला जो गेज आता है ये बड़ी लाइन होता है। क्या होता है? बड़ी लाइन। तो बड़ी लाइन जो था इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर था बड़ी लाइन। उसके बाद आता है मीटर गेज। इसको दूसरा नंबर में आता है, मीटर गेज से मापा गया था। क्या था? मीटर गेज। तो मीटर गेज की लंबाई क्या था? तो मीटर गेज की लंबाई था 1 मीटर। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1 मीटर था। इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बड़ी लाइन की लंबाई 1.6 सेंटीमीटर, जो पटरियाँ होती थी ना रेल लाइन की पटरियाँ, उसकी लंबाई बता रहे हैं। उसके बाद उसके मीटर गेज की जो लंबाई था 1 मीटर था, ठीक है। और इसमें तीसरा एक और था, तीसरा जो था नैरो। क्या है? नैरो डोज। तो नैरो डोज की जो लंबाई था वह कितना था? तो 0.6 सेंटीमीटर था। मीटर में नहीं था, सेंटीमीटर में था। याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे एक और VVI क्वेश्चन, देखिए ये सब कितना क्वेश्चन इंपोर्टेंट हम बता रहे हैं, सबको नोट कर लीजिएगा। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि विश्व में प्रथम रेल चलाया गया था। तो प्रथम रेल कब चलाया गया था? 1825 को। कब बनाया गया था? 1825 को टैस्टन और डार्विन के बीच चलाई गई थी। तो विश्व में सबसे प्रथम रेल चलाई गई थी यही। कब चलाई गई थी? तो स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन के बीच चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो अधिक जो वर्षा होता है ये होता है मासीराम मेघालय। क्या है? मासीराम यहाँ कहाँ पड़ता है? तो मासीराम मेघालय, इसको याद कर लीजिएगा, मासीराम, और ये मेघालय में पड़ता है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ की अगर वर्षा का रिकॉर्ड अगर नापा जाएगा तो वर्षा का जो रिकॉर्ड है 1141 सेंटीमीटर तक मापा गया है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? मतलब बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें नहर के माध्यम से सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है, सिंचाई किया जाता है? तो वह है रोहतास है। क्या है? रोहतास है। क्या है? रोहतास है। कैसे रोहतास होगा? ध्यान समझिएगा, क्योंकि रोहतास को चावल का कटोरा भी कहा जा सकता है। रोहतास को क्या कहा जाता है? रोहतास को चावल का कटोरा कहते हैं। लेकिन भारत में चावल का कटोरा रोहतास को कहा जाता है, लेकिन भारत में चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे प्रमुख नहर में से एक सोन नदी है, ठीक है। और सोन नदी का निर्माण जो होता था 1870 में हुआ था। सोन नदी का निर्माण, ये नोट कर लीजिएगा, सोन नदी का निर्माण कब हुआ था? 1870 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन है जो अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय जो संसाधन हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाता है तो ये फिर से उस वाले रूप में नहीं आता है, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन को 2 रूप में बांटा गया है। सॉरी, जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा के स्रोत को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है नवीकरणीय। क्या होता है? एक होता है नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय, और दूसरा होता है अनवीकरणीय। क्या होता है? अनवीकरणीय होता है, ठीक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 संसाधन और 2 ऊर्जा का स्रोत में रखा गया है। नवीकरणीय संसाधन जो कि खत्म होने के बाद ना उसको पहले वाले रूप में आने में समय लगता है, ठीक है, वो हमारा नवीनीकरणीय कहलाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है, ये खत्म हो जाएगा तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी
घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की सबसे नदी पुरानी घाटी परियोजना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सोन परियोजना। क्या हो जाएगा? सोन परियोजना। अच्छा, सोन परियोजना इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 1873 से 74 के बीच में इसकी शुरुआत हो गई थी। समझ आ गया? और ये सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आपसे पूछा जाएगा कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली जो है ये आपका है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चिली की राजधानी कहाँ पे है? तो आपसे पूछ लिया जाए कि चिली की राजधानी, तो चिली की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? तो चिली की राजधानी की अगर बात करेंगे तो चिली की राजधानी क्या है? सांतियागो इसकी राजधानी है। अगर चिली की अगर मुद्रा की अगर बात करेंगे, चिली की अगर मुद्रा क्या है? तो चिली की जो मुद्रा है ये पीसो है। क्या है? चिली की मुद्रा क्या है? तो चिली की मुद्रा पीसो है, याद रखिएगा। और चिली जो है चिली देश तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा का जो उत्पादन के लिए फेमस जो जगह है वह चिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिली तांबा के उत्पादन के लिए सबसे आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जज लेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? जॉस लेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये पोलैंड के थे। कहाँ के थे? पोलैंड के राष्ट्रपति थे। समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल के आधार पर था? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें ओलंपिक खेल हुआ था तो उसमें नस्ल के आधार पर आधारित था? अब ये था मैक्सिको का था। किसको था? मैक्सिको, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और ये ओलंपिक खेल का विरोध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1968 में किया गया था। कब किया गया था? 1968 में इसका विरोध हुआ और इससे जॉन क्वालिटी द्वारा 1968 में ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समारोह के दौरान काला दस्ताना और मुट्ठीधारा अमेरिकी राष्ट्रपति गान के दौरान विरोध किया गया कि नहीं भाई यार, नस्ल के आधार पर कैसे कोई खेल हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको चेंज किया गया। अगला है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? हमारे जो संविधान में सूची लिया गया है समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची जो है किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया से। हमारे संविधान में जो है कुछ कुछ अलग अलग देशों से कुछ अलग बातों से ली गई है, यानी कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में संक्रमणीय सत्ता पद्धति चुनाव किसका होता है? भारत में जो है संक्रमणीय मत पद्धति का चुनाव किसका होता है? तो चुनाव की अगर बात करेंगे तो ये होता है भारतीय राष्ट्रपति का। किसका होता है? भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये संविधान में जो है वो उल्लेखित किया गया है। ये अनुच्छेद 52 में, क्या है? अनुच्छेद 52 में उसको उल्लेखित भी किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? अब देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे सब इसमें भूल जाते हैं कि राजनीतिक से हमें क्या लेना देना है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन डाल दिया कि हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव था? कांग्रेस, भाजपा, माकपा, सपा। तो देखिए कांग्रेस तो जानते हैं, कांग्रेस तो हाथ दिखा देगा आपको, हाथ दिखा देगा कांग्रेस। और भाजपा वाला तो कमल खिलाने पर लगा हुआ है। ठीक है, हाथ सही से नहीं बना जी। अच्छा एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं हाथ को। अब तो सही बन गया जी हाथ। ये कांग्रेस का है और यहाँ पे बीजेपी का कमल खिल रहा है। क्या है? कमल का फूल खिला रहा है। तो हसुआ, हथौड़ा, मासपा और सपा। सपा का तो शायद हाथी है। सपा का क्या है? हाथी है। तो हाथी तो होगा ही नहीं, क्योंकि सपा का साइकिल है। हाथी तो शायद भाजपा का नहीं, भाजपा का भी नहीं है। हाथी बसपा का है। क्या कैसा तो हाथी जो इसका अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हथौड़ा जो हो जाएगा ये माकपा का हो जाएगा। इसका जो निशानों मिट गया, इसका कोई पार्ट ही दिखाई नहीं देता है, सब खत्म हो गया। तो हम बोल दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें नहीं लिखा पाएगा। कमल का फूल, कमल का फूल। तो कमल का फूल किसका है? तो कमल का फूल भाजपा का है। भाजपा क्या हो जाएगा? भाजपा का सरकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बीजेपी। ये हो जाएगा। कांग्रेस का पंजा होता है हाथ का, बसपा का हाथी हो जाएगा, बाली हसिया का बाकपा हो जाएगा, घड़ी जो होता था रकम्पा का था, साइकिल सपा का था, शंख बीजद का था, तीर का निशान जदयू दल यानी कि जो नीतीश कुमार का जो पार्टी है जदयू, उसको बोलते हैं तीर का निशान। उगता सूरज डीएसए के था, दो फूल टीएमसी के थे, हथौड़ा हथियार और तिसारा ये कम्युनिटी पार्टी ऑफ द इंडियन मार्क्सवाद का था। समझ में आ गया? चलिए
यहाँ से आपका सभी क्वेश्चन 5 नंबर कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ये 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब इस नारा में क्या था? तो 1971 में तो दिया गया था, और इसमें देश बचाओ नारा इंदिरा गांधी ने था। उसका गरीबी हटाओ देश बचाओ क्या था? गरीबी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ का जो नारा सॉरी किसने दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। याद कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी ने। कौन था? इंदिरा गांधी ने देश बचाओ गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला है कि यह नारा लोकसभा चुनाव के इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, और पंचवर्षीय जब हो रहा था ना उस समय इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है क्या कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? भारत की जो संविधान का जो नीति निर्देशक है ये कौन सी देश से लिया गया है? तो ये देश से लिया गया है आयरलैंड से। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है, मतलब राज्यसभा का जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये कितने साल का होता है? तो राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कितने होता है? 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विशिष्ट व्यक्ति और समान व्यक्ति को वोट का मूल्य होता है। वोट का मूल्य क्या होता है? एक होता है या भिन्न होता है? तो अगर हम बात करेंगे तो मूल्य अधिकार जो भाई हमारा एक ही होता है। हम किसी को एक ही बार वोट दे सकते हैं, बार बार तो किसी को वोट नहीं देंगे ना। जैसे कि मान लेते हैं अगर कहीं पे वोट गिराने गए तो एक कैंडिडेट में 5 कैंडिडेट एक चुनाव में खड़ा हुआ है, तो हम किसी भी कैंडिडेट को एक बार में एक ही वोट दे पाएंगे, बार बार वोट नहीं देंगे। तो वही विशिष्ट व्यक्ति को साधारण व्यक्ति को वोट का मूल्य होता है 1। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है ये देख लीजिएगा। कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष और या तो 65 वर्ष से उम्र, मतलब 65 वर्ष से अगर ज़्यादा का उम्र हो गया तो वह चुनाव कार्यकाल नहीं होगा। 6 वर्ष का कार्यकाल होगा और 65 वर्ष की उम्र तक। समझ में आ गया? अगली क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? VVI क्वेश्चन देखिए कहाँ से डिप क्वेश्चन देता है। ठीक है, कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर प्रथम राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास। कौन थे? जयराम दास बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और ये जो राज्यपाल जो बने थे जयराम दास, ये कौन थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका जो कार्यकाल था 15 अगस्त, क्या था? 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी, क्या था? 11 जनवरी 1948 तक। मान लेते कि एक ही साल का था, 1947 से बने और 11 जनवरी 1948 तक इनका राज्यपाल के पद पर रहे। उसके बाद क्या होता है कि इसे ब्रिटिश भारत काल में बिहार के प्रथम गवर्नर SP सिन्हा थे, जो कि 29 दिसंबर 1920 से 1930 तक रहे, और धीरे धीरे इसका जो कार्यकाल बढ़ता गया और चेंज होता गया। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में एक राज्यसभा आता है, हमारा में राज्यसभा को संसद कहते हैं। उसी तरह से अमेरिका में जो राज्यसभा होता है उस राज्यसभा को सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। और सीनेट में कितना सदस्य बैठ सकता है? तो सीनेट में जो ना 100 सदस्य उसमें भाग ले सकते हैं, 100 सदस्य उसमें बैठ भी सकते हैं। और अमेरिका के पूछा जाएगा कि अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में न कुल 50 राज्य हैं। बाप रे बाप 50 राज्य है। और भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य। प्रत्येक राज्य के दो सीनेट की भेज अधिकारी होते हैं। तो हमारे 28 जो राज्य होता है, 28 राज्य में हर राज्य में एक होता है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि हर राज्य में ना 2 सीनेट होता है, सीनेटर। और सीनेटर का मतलब क्या होता है? तो सीनेटर का मतलब होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। ये सब 2 बनाया जाता है भाई। उतना जनसंख्या होगा तो भाई एक से तो काम ही नहीं चलेगा ना, इसलिए 2 बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं उस न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उसको भर्ती कौन करता है? तो ये इसकी जो भर्ती जो करता है ये करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति मंजूरी देता है, फिर वहाँ से वो उसका भर्ती निकालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है? इसमें कौन है जो मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण इसमें
नहीं दिया गया है। तो अगर अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बिहार के मजदूरों को पंजाब के खेत में काम करने का अधिकार तो दिया गया है, ये तो राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं, नेगेटिव सेंटेंस। ईसाई मशीनों द्वारा मशीनरी स्कूल में श्रृंखला चलाना, ये भी दिया गया अधिकार। सरकारी स्कूल में औरत और मर्दों को समान वेतन मिलना, ये भी अधिकार दिया गया। लेकिन बच्चे द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था। संपत्ति का जो अधिकार था इसको मौलिक अधिकार के सूची में रखा गया था, इसको कब हटा दिया गया था, तो इसे हटाया गया था 1978 में। क्या कब हटाया गया था, 1978 में इसे हटा दिया गया था। और कब, जब 24वां संविधान संशोधन हुआ। बाप रे, कितना बार संविधान संशोधन हुआ, 24वां, भी और ज़्यादा जाएगा। तो 24वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उस समय इस अधिकार को, संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। समझ में आ गया। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया था। मानव जो अधिकार को संयुक्त राष्ट्र का द्वारा इसे अधिकार में लाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। कब, 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी। मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया था। तो मान्यता की अगर बात करेंगे तो इसमें मान्यता जो मिल गया था 10, अच्छा ये तो हम करा ही दिए ना, 10 दिसंबर 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। मतलब भारत में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, लेकिन आरक्षण की जो व्यवस्था है किस लाइन में है, किस जगह पे है, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या मंत्रिमंडल में, कहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। और ये कब किया गया था, 2023 में इसे शुरू किया गया है। और महिलाओं को 33% जो है आरक्षण देने का, अगर कोई भी काम होगा, कोई भी वैकेंसी आएगा, कुछ भी अगर वैसा आता है तो महिलाओं को 33% छाड़ दिया जाएगा, 33% महिलाओं को मिलेगा। तो इस पर आधारित कर दिया गया है। अगली क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में नागरिक, क्या है कि भारत में नागरिक भागीदारी का प्रश्न समाधान, क्या है, प्रश्न समाधान किस सिद्धांत पर आधारित किया गया था। किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है अवसर का समानता। क्या है, अवसर का समानता पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। राज्य पुनर्गठन की जो स्थापना किया गया था ये 1953 में किया गया था। कब किया गया था, 1953 में किया गया था। और ये किसकी अध्यक्षता पे, तो ये फजल अली, क्या था, फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। पुण्य राज्य का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है, 6 वर्ष का होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष इतना सदस्य चुने जाते हैं। कितना, प्रत्येक वर्ष जो है ना 1/3 सदस्य जो होता है उसमें चुने जाते हैं। अगर राज्यसभा का जो न्यूनतम जो आयु है कितने वर्ष तक होती है, तो न्यूनतम जो आयु होता है 30 वर्ष। 30 वर्ष से कम उनकी आयु को राज्यसभा का कार्यकाल में भाग नहीं लिया जाता है, तो 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन, राज्यसभा का सभापति कौन है। ये जो ऑप्शन दिया है नीचे में, आपको बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम जो थे इसको भारत में लागू किया गया था, लेकिन भारत में कब लागू किया गया था, तो भारत में इसे लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है, हमारा तात्पर्य किससे होता है, तो हमारा तात्पर्य जो होता है स्त्री और पुरुषों के बीच अंतर, जी बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। समाज में स्त्री और पुरुष की दी गई असमानता की भूमिका, हाँ इस पे मेरा तात्पर्य रहता है कि भूमिका जो दिया गया है इसमें असमान जो भूमिका उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, तो ये अप्रूव्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2005। कब किया गया था, 1 जनवरी 2005 को भारत में नीति आयोग का गठन किया गया था, याद रहेगा। लेकिन आयोग की स्थापना कब पूछे, स्थापना आपसे पूछ ले कि स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो था 15 मार्च, क्या था, 15 मार्च 1950, याद कर लीजिएगा। ठीक है,
और 15 अगस्त 2004 को भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की स्थापना और नवीन योग की स्थापना घोषणा भी किया था नरेंद्र मोदी के काल में, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा गया। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि लोकतंत्र उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक कौन होता है? तो सबसे अधिक जो सहायक होता है ये विकास होता है। क्या होता है? विकास की दर जो होता है ना, विकास किसी लड़का का नाम नहीं जी, विकास। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश हमारा कौन सा है? भारत है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय लोकतंत्र में किसका प्रयोगशाला कहा गया है? भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है? तो ये प्रयोगशाला कहा गया है अधिकारों का। किसकी? अधिकारों का प्रयोगशाला कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वैयक्तिक मताधिकार को मान्यता मिली थी? मतलब ब्रिटेन में ना पहले वैयक्तिक जो था मताधिकार नहीं था, मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन वोट डालने का अधिकार ये शुरू कर दिया गया था। लेकिन कब से शुरू किया गया था? 1928 में। कब किया गया था? 1928 में सार्वजनिक मताधिकार को मान्यता मिल गया था, जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार संबंधित था और इससे शुरू कर सबको वोट देने का अधिकार मिला था 1928 में। समझ में आ गया? चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? कौन सा कदम जो है इसमें सुधार का सूचक हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे अशिक्षा, बेरोजगारी, पंचायती राज या असमानता। क्या है? असमानता। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये एक जो है ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे है, बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो देखिए अशिक्षा से तो भाई लोकतंत्र को सुधार नहीं कर सकते, बेरोजगारी से भी नहीं कर सकते और असमानता से भी नहीं कर सकते। हम किससे कर सकते हैं? पंचायती राज व्यवस्था से कर सकते हैं, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन जो होते हैं पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स था। पहले हम बता दिए थे कि ये PYQ है, PYQ, और PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी देखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको 2023 में पूछा गया है, जो कि यहाँ पे मैंने डाल रखा हूँ 6 तारीख 9वां महीना 2023 को, और ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कला से भी चाहिए, जैसे कि 50 नंबर का जो और होता है जिसमें CTP सब पढ़ना रहता है, क्या अगर आपको पेडालॉजी रहता है आर्ट ऑफ कला से, अगर आपको उस टाइप को अगर वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी वीडियो हम मेहनत कर तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑल टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, SST के जितने भी होंगे टॉपिक, सभी SST के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या वो भूगोल हो या हिस्ट्री हो, सभी टॉपिक यहाँ पे कराए जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।